एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा करेंगे थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट के बात करेंगे। अब फेडरल फ्रंट की संभावना कौन कौन तलाश कर रहे हैं, क्यों तलाश कर रहे हैं, उस कितनी रियलिटी है उसमें, इस बात को हम चेक करने का प्रयास करते हैं और इसका कोई स्वरूप वाकई बन सकता है क्या। देवराजन साहब, थर्ड फ्रंट की बात बहुत सुन लिया। ये फेडरल फ्रंट जो है इसमें लेफ्ट नहीं है, क्योंकि ये ममता बनर्जी द्वारा क्वाइंड किया गया एक आइडिया है। क्या आप ममता बनर्जी के इस थर्ड फेडरल फ्रंट को समर्थन देंगे? नीतीश कुमार के ये सेकुलर फोर्स है जिसके साथ आप होते हैं। जी। ये और एक तमाशा है, एक और तमाशा है, और एक तमाशा है। और ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी इस देश की सभी जनता जानते हैं, सभी राजनीतिक दल भी जानते हैं। कभी वो कांग्रेस के साथ है, कभी वो बीजेपी के साथ है, कभी ये खेला है। और अपना राज्य में जो फेडरल सिस्टम को वो बरकरार नहीं रख पा रहे, वही पूरा हिंदुस्तान में फेडरल मोर्चा बनाएंगे। एक सेकेंड है, जो पार्टियां अभी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इन लोग भी जानते हैं जो किसी प्रकार का मोर्चा अभी तैयार नहीं होगा। ये सभी पार्टियां इंतजार कर रहे हैं आपका चुनाव के बाद की अवस्था कैसे होगा, उसी के ऊपर बार्गेन करने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आप लिखे रखिए, कोई भी तीसरा मोर्चा और कोई भी फेडरल मोर्चा चुनाव के पहले हिंदुस्तान में होने वाला नहीं है। चुनाव के बाद ये सभी पार्टियां, जो सभी क्षेत्रीय दल है, अपना अपना कितना कितना सीट मिलेगा, उसी के ऊपर जो लोग सत्ता बनाने की पक्ष में है, सत्ता बनाने की ताकत लेके आ रहे, उसके साथ ही बार्गेन करेंगे। आप चंद्रबाबू नायडू ये 2014 के चुनाव के बाद आप ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, चार लोगों ने और भी इन्हें उम्मीद है कि बहुत सारे और क्षेत्रीय दल हैं जो इनके साथ, उसकी संभावना जो है वो क्यों तलाशा? आखिर इसके पीछे कोई मकसद तो हो। नहीं, आपने उसमें, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नहीं, समय पास, मैंने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है? आप उसमें पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक कंफ्यूजन भी आप तैयार कर रहे हैं। बात आपको ये जो इन लोगों का बयान को ठीक से आपको सुनना चाहिए जी। आपका नवीन पटनायक कल भी नहीं बोला है हम फेडरल फ्रंट का पक्ष में है, फेडरल मोर्चा का पक्ष में। उन्होंने ये कहा है एक गैर कांग्रेस गैर बीजेपी मोर्चा बनाने का एक जगह है अभी हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए हम कोशिश करूंगा। जो उसका ये लेंगे, जो भूमिका निभाएंगे, हम भी हमारा भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक चंद्रबाबू नायडू से हमारा बातचीत होते रहता है, उन्होंने भी ये बात बहुत दिन से कह रहे हैं हम लोगों से, जो एक गैर कांग्रेस गैर बीजेपी मोर्चा भी हो, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी हो, हम लोगों को मिलकर के तैयार करना चाहिए। थर्ड फ्रंट, यस, ये जो हम लोग का तो थर्ड फ्रंट की आपको लग रहा हम तीसरा 14 दूसरा ये सभी नंबर हम नहीं देना चाहता है। हम ये बोलता है एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए पहले आप लोग जानते हैं, हम लोग जरूर अभी महसूस हो रहे हैं एक हरकिशन सिंह सुरजीत जी का अभाव हम लोगों को महसूस हो रहे हैं अभी। फिर भी हम लोगों ने जुलाई 1 तारीख ये दिल्ली में वामपंथी पार्टियों का एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया हुआ है। सभी चार वामपंथी पार्टी मिलकर के हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में बुला करके हम लोगों का भी चुनाव का तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और दिल्ली में हम लोग एक दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली का प्रस्ताव हम लोग पास कर देंगे। उसी के आधार पर हर राज्य में जो भी गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकत के साथ हमारा जो क्षेत्र जो नहीं, लेकिन फिर वही आता है कि क्या ममता बनर्जी आप तो देखिए, ममता बनर्जी के साथ कौन जा सकता है, तो आप लोग देखने की बात है। आप देख लीजिए, जो मुलायम सिंह यादव जी भी लास्ट राष्ट्रपति का इलेक्शन में भी क्या भूमिका निभाए उसके साथ जाने के बाद, और उसका पॉलिटिकल कंसेंसस का जो दिखाया है उन्होंने, वो सभी लोग जानते हैं वो पॉलिटिकली इनकंसिस्टेंट नेता है। शिवराज जी, ये थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट की संभावना एक सियासी रणनीति के हिसाब से आपको लगता है कि इसकी संभावना आज के दिन में देश में, जब एक तरफ मोदी दूसरी तरफ राहुल गांधी की लड़ाई बिल्कुल साफ साफ जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या वाकई इसकी जमीन है? क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं और मजबूत हैं। क्षेत्रीय दल बिल्कुल हैं, क्षेत्रीय दल रहेंगे और अपने अपने सूबों में कई क्षेत्रीय दल हैं जो मजबूत रहेंगे और उनको ठीक ठाक सीटें भी आएंगी। जैसे कि बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव रहेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल। बिहार सबसे बड़ी क्षेत्रीय दल जनता दल यूनाइटेड है जी। मुझे लगता है सबसे बड़ी क्षेत्रीय दल बिहार में लालू प्रसाद यादव रहेंगे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव रहेंगे, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी रहेंगे, तमिलनाडु में जयललिता रहेंगी। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन और ये मान लेते हैं कि ये अभी नीतीश कुमार ने शुरू किया है, बिहार से बंगाल गए, उड़ीसा गए, मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश भी चले जाएंगे, थोड़े दिन में तमिलनाडु भी चले जाएंगे।
सबसे मिल लेने, किसी से मिलने में कोई तो दिक्कत है नहीं। लेकिन जिस दिन इनको एक काम बोल दिया गया कि भाई अपना नेता तो बता दे भाई, उसी दिन एक दूसरे का सर फोड़ने ये लग जाएंगे। तो जब तक ले फ्रंट, फेडरल फ्रंट, थर्ड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात होगी तब तक तो ठीक है कि हम लोग इतने बड़े, इतने भारी विशालकाय हम लोगों ने फ्रंट बना दिया। लेकिन उस फ्रंट को चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। आप छोड़ दीजिए फ्रंट की, नीति की जरूरत होती है। नीति तो कुछ है ही, नीति तो नीतीश कुमार का देख तो लिए कि एक 2002 में सेकुलर, 2012 में, तो नीति तो खैर छोड़ दीजिए। अब आप फ्रंट से और नीचे आ जाइए, आप पार्टी में आ जाइए। अगर नीतीश कुमार के बारे में कोई सांसद ये बोल दे कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हमारे पार्टी के होंगे, तो शरद यादव पार्टी तोड़ देंगे। शरद यादव के बारे में अगर कोई बोल दे कि ये हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट, तो नीतीश कुमार पार्टी तोड़ देंगे। तो एक पार्टी के अंदर तो एक मत है नहीं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए, तो एक फ्रंट के अंदर क्या एक मत होगा जी, जो कि ये चाहे वो कोई भी फ्रंट हो, फेडरल, थर्ड फ्रंट। मुलायम सिंह में कम से कम ये तो है कि पार्टी के नेता मुलायम सिंह हैं, जेडीयू का कौन नेता है यही पता नहीं है। शरद यादव नेता है कि नीतीश कुमार नेता है यही नहीं पता है। कम से कम मुलायम सिंह के बारे में ये तो क्लियर है, ममता जी के बारे में तो क्लियर है, नवीन पटनायक के बारे में ये क्लियर तो है। जनता दल यू का नेता शरद यादव नहीं है। शरद यादव वो नेता हैं कि अध्यक्ष रहने के बावजूद मैंने देखा है टैक्सी में घूमते हुए उनको पटना में, अपने राज्य में, अपना पार्टी के अपने पार्टी, अपने शासन में, और नीतीश कुमार घर में सो रहे हैं और मिलने से मना कर देते हैं। ये वो मैंने दौर देखा हुआ है शरद जी का। और शरद जी का वो दौर मैंने देखा हुआ है कि पटना एयरपोर्ट पे उतरे तो अकेला शख्स रिसीव करने वाला मैं, दूसरा कोई विधायक डर के मारे आता नहीं था कि जो रिसीव करने आ गया नीतीश कुमार उसका टिकट काट देंगे। तो शरद, तो आप ये कहते हैं नेतृत्व की जो खास करके लड़ाई नेतृत्व को लेके, वो ये फ्रंट नहीं, इसकी संभावना इसलिए कम हो जाती है। जनता दल यू में आ जाइएगा तो पार्टी ही नेतृत्व की लड़ाई नहीं झेल पाएगी। यही फैसला नहीं हो पाएगा जनता दल में कि नीतीश नेता है कि शरद जी नेता है। तो फ्रंट में तो नेता का कोई फैसला हो ही नहीं सकता है। सिर्फ नेता की बात भी नहीं है, सिर्फ नेता की बात भी नहीं है। देखिए ना, ये जो आप ये जो पूरी फ्रंट की आखिर इसकी जो सोच, इसकी जो बात की जा रही है, एक है, एक मोर्चा जब तैयार होगा, फेडरल मोर्चा भी हो, तीसरा जो भी मोर्चा तैयार होगा, उसका एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का जरूरत है। पहले सबसे पहले बात वही है। ये तो ये लोग तैयार नहीं कर पाएगा, ये जो पार्टियां। सेकंड, उसको दोष नहीं है, हम इसलिए बता रहे हैं, इन लोगों का दोष है नहीं जी। इसलिए है अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना इंटरेस्ट भी है, अपना अपना समस्या भी अलग अलग है, और अपना अपना राज्य में ये लोग बड़े बड़े नेता भी हैं। इसलिए ये सभी लोग एक साथ आकर के किसी को नेता बनाने के लिए एक साथ बैठेगा भी नहीं, एक बड़ा काम। दूसरा है, आप देख लेना, जयललिता की बात आ रहे हैं। जयललिता ओपनली डिक्लेयर कर दिया है, मैं चुनाव के पहले किसी के साथ नहीं रहूंगा, मेरा एकमात्र लक्ष्य है तमिलनाडु का 39 सीट, पुडुचेरी का 1 सीट, हम 100% ये 40 सीटों जीत करके दिल्ली जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देख लीजिए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस के जो विरोध में जो लोग हैं बीजेपी छोड़कर, इन सभी को एक साथ ले आने के लिए चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने पूरा आंध्र प्रदेश में पदयात्रा किया है। इस पदयात्रा के विभिन्न जगह पर उन्होंने वामपंथी नेता लोगों को भी इन्वाइट किया था, वामपंथी पार्टियां उन लोगों को उनको समर्थन भी किया है। उसके साथ एक अच्छा रिश्ता वामपंथी लोगों का है, वो ये सब तोड़ करके दूसरे एक दिन में चला जाएगा नहीं, हो सकता है चुनाव के बाद। इसलिए हमको मालूम है वो पहले भी बीजेपी के साथ भी जा चुका थे, इसलिए चुनाव के बाद वो अपना कार्ड दिखाएंगे, पहले वो दिखाएगा भी नहीं। इसी प्रकार अब आ जाए नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक बीजेपी छोड़कर ही है, नवीन पटनायक वहां पर लड़ता है कांग्रेस के खिलाफ, तो इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, बीजेपी के साथ भी नहीं रहेगा। तो एक गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकत अगर बना के आएगा तो उसके साथ रहेंगे, वो साथ वो ममता के साथ रहेगा कि नहीं, मेरा 100% डाउट है। इसका क्रेडेंशियल अलग है, इसलिए वो हमको देखने की बात। और फिर कौन रह सकता है, ये तो अभी हम बता रहे, जनता दल यूनाइटेड को अभी ममता के साथ रहेगा कि नहीं, और बीजेपी के साथ इसी प्रकार बार्गेन करते 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 फाइनली वो कांग्रेस की कब्जा में जाएगा कि नहीं, वो देखने की काम है। वो आने वाले शरद यादव क्या कहते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। ऐसे बात करके गए थे वहां, और ये बात फेडरल फ्रंट वाली उन्होंने नहीं कही है, ममता जी ने कही है, और इसलिए ममता जी की इच्छा होगी। नीतीश कुमार जी ने संभावना से इनकार नहीं किया। शरद जी कहते हैं कि ये ममता की बात है, लेकिन इसके अलावा
शकील अहमद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा उस बयान को आपको हम दिखाते हैं। They are state specific parties. They have no relevance outside their own states. Either it is TMC or JDU or for that matter ADMK, Tamil Nadu and Pondicherry, Trinamool in West Bengal. They are not relevant outside their states. So in our opinion, there is no possibility of any third front or fourth front. कांग्रेस और भाजपा का मानना है किसी भी तीसरे मोर्चा या फेडरल मोर्चा की कोई जगह ही देश में नहीं है। पुष्पेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ये मोर्चा के पीछे कौन सा मोर्चा है? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 के चुनाव में जिस तरीके से दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में मोदी बनाम राहुल ध्रुवीकरण होने वाला है, इस ध्रुवीकरण से क्षेत्रीय पार्टियां डरी हुई हैं और मोदी और राहुल की सीधी टक्कर में इन क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होना है। इसके खिलाफ सारा ध्रुवीकरण हो रहा है कि 2014 में जो क्षेत्रीय पार्टियां कहीं उनका सूपड़ा साफ ना हो जाए। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको पता है कि इस देश में जो क्षेत्रीय पार्टियों का रोल रहा है वो केंद्र के अंदर पूरे देश को पता है कि वो न सिर्फ देश के लिए हितकारी रहा है बल्कि जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल धारा है वो बदली है। अब ये तमाम दल, चाहे वो ममता हो, चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों का जो क्षेत्र में प्रभाव है 2014 के चुनाव में मोदी बनाम राहुल के चलते ये इलेक्शन एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे मसौदों पे, दूसरे कारणों से लड़ा जाएगा। लिहाजा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फेडरल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तो तमाम फ्रंट आ रहे हैं, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज अपने अस्तित्व को बचाने की है। शिवराज, ये एक नई बात कह रहे हैं कि ये क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व इस लड़ाई में बिल्कुल कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसकी लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें थर्ड फ्रंट और फेडरल मोर्चा की आ रही है। बिल्कुल ये सही बात है। जिस समय 2014 का चुनाव नजदीक आएगा, देश में मुद्दा सिर्फ एक रहेगा, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो या तो नरेंद्र मोदी के साइड हो जाइए या तो कांग्रेस का दामन थामिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने इन लोगों की वजूद क्या है? ये तो जिले की पार्टी हो जाएगी, नीतीश जी की पार्टी। लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर, वो हम नहीं, ये पश्चिम बंगाल में, ये जो उड़ीसा में, बिहार में नरेंद्र मोदी की उसका चमत्कार गुजरात तक अभी तक देखा गया है। ये तो है तो नेशनल पार्टी, पार्टी नेशनल है। नहीं, आपका उसके बड़े नेता है वो ऑब्जर्वेशन आपका ठीक नहीं है। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन आप मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों की जो अस्मिता है जरूर है, आप देख लीजिए। और ये लड़ाई 2014 की नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, नो, नॉट एट ऑल। आप देख लीजिए, तो लगता है यही अलग नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग राज्य में जो क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस को हरा करके ये लोग ज्यादा सीट लेके आएंगे। और ये जो आप लोग जो संभावना दिखाई रहे, ये जो बीजेपी के तरफ से, वो जी बीजेपी भी कुछ मीडिया को लेकर के दिखा रहे नरेंद्र मोदी आगे या फिर उसके तरफ जाएंगे। यही नरेंद्र मोदी गया था कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन में। कर्नाटका में मैं बता रहा हूं, कर्नाटका में बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है केरल की बॉर्डर में, मैंगलोर में। हम घूमता है उस इलाका में। वही मैंगलोर में कभी भी बीजेपी छोड़ के कोई जीता ही नहीं था लास्ट 15 साल में, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी गया, हार भी गया। उसका कारण तो मतलब क्या है? तो नरेंद्र मोदी भी बीजेपी को कैंडिडेट को जीत नहीं पाएगा। नहीं, पूरा गुजरात में आप देख लीजिए ना, ये किसी और मुख्यमंत्री को जिता दे, मैं ये नहीं मानता। अरे 2002 की दंगा के बाद 2004 में इलेक्शन हुआ, 2009 में इलेक्शन हुआ। यही नरेंद्र मोदी पूरा हिंदुस्तान में जो घूम के बीजेपी के लिए प्रचार किया, तभी क्या हुआ? प्रचार करने पे वोट नहीं देगा। क्या हुआ? जनता प्रचार नहीं करने पे वोट देगी। जिस दिन ये प्रधानमंत्री के रूप में उतरेंगे, उस दिन एक अलग एक गलत फहमी है। उस जगह पर कास्ट कम्युनल हिंदू को वोट मिलेगा, लेकिन ये जो एक पार्टी को जिता पाएंगे, दूसरे किसी को जिता दूसरा भी आप देख लीजिए, आप देख लीजिए खुद कैंडिडेट। आप बताइए, हम लोग बीजेपी को बाहर से हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी को जो एमपी सीट मिलना था वो मैक्सिमम उसको मिल चुका है। और कौन सा स्टेट से बीजेपी को ज्यादा एमपी सीट मिलेंगे? आप साउथ से ले लीजिए, केरल में एक भी नहीं है,
तमिलनाडु में एक भी नहीं है, आंध्रा में एक भी नहीं है, कर्नाटक में 28 सीट में 18 सीट ऑलरेडी बीजेपी का हाथ में है। अब ये 18 सीट जाने वाला है, येदियुरप्पा का पार्टी और कांग्रेस वहां पर थोड़ा कुछ सीट खाएंगे। अब आ रहा हूं, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है बीजेपी, जो मैक्सिमम मिलना था मैक्सिमम वहां से मिल चुका है। मध्य प्रदेश, अरे उससे ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है बिल्कुल। मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बीजेपी का कहां मिलेगा? तमिलनाडु में 1999 में कोयम्बटूर से राधाकृष्णन जीत के आए थे। उस समय तो आप जयललिता के साथ है। हाँ, हम बता रहे हो इस बार जयललिता एक भी सीट किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो अनाउंस कर दिया। ठीक है, मत छोड़े। तो हम बता रहे हैं बीजेपी को कौन सा स्टेट से एक्स्ट्रा सीट आने वाला है। उसके हाथ से आपका हिमाचल चले गया, उसके हाथ से उत्तराखंड निकल गया। 12 सीट बिहार है, बीजेपी के पास, वही आएगा मैक्सिमम। बिहार में 20 सीट से कम नहीं आएगी बीजेपी। देखा जाए बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में 20 सीट से कम नहीं आएगी बीजेपी को। सवाल सीट जहां पे भी है, लेकिन जो बड़ा सवाल था, जिस सवाल पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो है कि थर्ड फ्रंट और नेशनल, ये फेडरल फ्रंट की जो कवायद है वो क्षेत्रीय दलों की अपनी अस्मिता खतरे में है। एक दूसरा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की जो लड़ाई है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं प्रचार प्रसार जिसके लगातार हो रहा है, क्या वो, या क्योंकि और कम्युनल और सेकुलर के बीच में लड़ाई होगी? कौन सी लड़ाई होगी और कहां पे ये फंस सेकुलर देख लीजिए, इस देश में मुद्दा ही नहीं है जी। कम्युनल सेकुलर इस देश में मुद्दा है ही नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिएटेड मुद्दा है। सेकुलर और कम्युनल इस देश में मुद्दा बिल्कुल ही नहीं है। पर क्रिएटेड मुद्दा तो है, राजनीतिक दल तो उसको बनाते हैं। कम्युनल सेकुलर मुद्दा है, वर्ल्ड में रहते हैं राजनीतिक दल। ऐसा बात नहीं है, कम्युनल सेकुलर मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, जरूर है। कम्युनल सेकुलर मुद्दा भी है और इस इलेक्शन में भी वो काम करेगा और उसके साथ साथ काम करेगा आपका ये जो मेन जो बूर्जुआ दो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसका जो करप्शन है और गुड गवर्नेंस देने में ये दोनों पार्टी असफल हो चुका है विभिन्न राज्यों में। मुद्दा है और करप्शन मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, सरकार की आर्थिक जो नरेंद्र मोदी के आते ही क्या इस देश की सियासत सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार या चुनाव जो लड़े जाएंगे इस पे लड़े जाएंगे, या कम्युनल सेकुलर की सियासत कुछ होगी? नहीं, ब्रांड मोदी। दिलीप, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो आप बहस कर रहे हैं उसमें हम ये तय नहीं कर रहे कि नरेंद्र मोदी ने कहा सीट दिलाई, नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे नहीं कामयाब होंगे। सवाल ये है कि 2014 का चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद के लिए कैसा साबित होगा, और ये जो तमाम गठबंधन की राजनीति की बात हो रही है, थर्ड फ्रंट, फोर्थ थिंग, इसकी बात है। मैं जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी सीटें जिताते हैं या नहीं जीतते ये भी विषय नहीं है। विषय ये है कि ये इलेक्शन 2014 का है, इसका स्टेज तय हो चुका है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों की दखलंदाजी नहीं होगी। जो हमारे लेफ्ट के भाई कह रहे हैं, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में राज करें, किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां की जो जनता है, जो तमिलनाडु की जनता है, जो उड़ीसा की जनता है, वो देश में फिर सरकार देखना चाहती है। हो सकता है 2014 में यूपीए बड़ा बन के आ जाए, हो सकता है बीजेपी का एनडीए बड़ा बन के आ जाए, ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि क्षेत्रीय पार्टियों को 2014 के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष की बात कह रहे हैं, ये जितनी भी एंटी मोदी पार्टियां हैं इनके पास सिवाय कम्युनलिज्म के कोई कार्ड ही नहीं है। ये एंटी मोदी और एंटी बीजेपी नहीं है, ये तमाम सर्वाइवल इनका इसी मुद्दे पर है कि हम कम्युनल और सेकुलर जिससे माहौल गरमाया जा सके। और नहीं, मेरा सवाल है, एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी के आगे आने के बाद क्या भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, क्या महंगाई मुद्दा रहेगा, क्या गवर्नेंस मुद्दा रहेगा, या जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरे हवा दी है कि हम कम्युनल और सेकुलर फोर्स हैं, कम्युनल फोर्स को हम आगे नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी की लाइन यही है कि हम कम्युनलिज्म को हर हाल में रोकेंगे। वाम दल भी यही कहेंगे कि हमें कम्युनलिज्म को रोकने के लिए हम आगे आए हैं। तो क्या वही सियासत फिर से देश में? नहीं, पुष्पेंद्र की दोनों बातों से मैं बहुत सहमत हूं। एक तो ये कि क्षेत्रीय दलों की अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आता हूं वापस। कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म के अलावा मैं पुष्पेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी के फोरफ्रंट पे आने के बाद जो रीजनल पार्टीज हैं इनके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडराएगा, ये मैं बता दूं। उनके ऊपर भारी खतरा मंडराएगा। और जो दूसरी बात इन्होंने कही, फेडरल फ्रंट क्यों बन रहा है, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की ही कोशिश है कि हम भी लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी से। वो फेडरल फ्रंट बनाने का वही है, लेकिन वो सिमट के रह जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है, और ये बात सही है। जब वोटर बहुत कॉन्शियस है आज,
वो विधानसभा वोट देने में उसकी प्रायोरिटी अलग होती है और लोकसभा में वोट देने में उसकी प्रायोरिटी। आप देखिए कैसे दिखाई तो आप ये बताइए देखिए, मैं अभी सामने बताता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 21 सीट है लोकसभा में, बहुत ज्यादा सीटें हैं, लेकिन अगर वो विधानसभा में आती है तो विधानसभा में वोटर्स को पता है कि मेन प्लेयर यहां कांग्रेस है ही नहीं। ना, वो नहीं, बात लेकिन जब नहीं, जब उसको जब वो पूरा आप लोकसभा का सीट देने जनरलाइज आती मत है, करना। जब वो लोकसभा का सीट देने आती है तो 21 को, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 100 सीट होनी चाहिए विधानसभा में, पैटर्न जरूर अलग होता है, लेकिन जनरलाइज करना भी ठीक नहीं। देखिए आपका तो 10 साल में लास्ट 2004 का पहले भी 99 में, 98 में, 96 में, 2009 में इलेक्शन का जो देख लीजिए, कोई भी पार्टी अकेला सत्ता संभाल पाया? नहीं बना सकता। कोई भी मोर्चा आकर के इलेक्शन में लड़ा था? नहीं, सभी मोर्चा ने बनाया। गैर बीजेपी गैर कांग्रेस पार्टी की संभावना संभव है क्या? संभव नहीं। उसकी संभावना आपको हम लोगों का अभी तक, आपका अनुभव क्या कहता है? चलिए, मैं अभी तक ही हमारा अनुभव है और अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, आप देख लीजिए, इस बार ना कांग्रेस सरकार बना पाएंगे ना बीजेपी सरकार। उसका आधार क्या है? जब आप जिस अनुभव की आप अभी इसीलिए आधार है, अभी भी गैर कांग्रेस बता रहा हूं, अभी भी बीजेपी के पास आपका 125 सीट है, 116 है जी। कांग्रेस के पास आपका 206 था, अभी 2 हार गया थे गुजरात में। हाँ, तो 204 हो गया। तो ये जो सीट है, कांग्रेस 100 सीट के आसपास आके रुकेगा, बीजेपी अपना ये सीट कामयाब रेख नहीं पाएंगे, बाकी सभी क्षेत्रीय दल बाहर के ले जाएंगे। उसी के बाद आप देख लेना 2014 के चुनाव के बाद आज क्या हो जाएगा। आज जितनी सीट कांग्रेस और भाजपा को मिला करके है, लगभग इतनी ही सीट कांग्रेस और भाजपा को मिलाकर फिर रहेगी। इसका मतलब है तब भी कैसे बनेगा? नहीं, बता रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा को मिलाकर 300 से ऊपर सीटें आज भी हैं और आने वाले पार्लियामेंट में भी दोनों को मिलाकर के 300 से ऊपर सीटें रहेंगी। इसका मतलब देश के सारे फेडरल फ्रंट को पॉसिबल को मिला दिया जाए तो 272 सीट नहीं हो पाती है, इसलिए इसकी संभावना नहीं होगी और देश के लोग जो कोई सवाल ही नहीं है, कोई इसकी संभावना जरूर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज जो दशा है देश की, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के पास जितनी सीटें, अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो इससे ज्यादा सीटें रहेंगी कांग्रेस और बीजेपी के पास 2014। हम बिल्कुल सहमत नहीं है। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया। शिवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, देवराजन बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।